ठीक है, तो हम लोग ये बैच 3 में अभी 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 2 क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया। ये 2019 पेपर का तीसरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या क्या रह गया था। 36, ओके 36, चलो ये 36 है। तो इसका एक तो सिंपल अप्रोच है कि आपको डबल एक्सपोनेंशियल का आइडिया हो, दूसरा इसका प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो देखो 2 तरीके से तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक्स वाई बी आई आई डी एक्सपोनेंशियल लैम्डा। ठीक है, तो एक्स वाई आई आई डी है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा है। जेड जो है मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस वाई कॉमा 0 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो ये जो जेड है एक्चुअली हमारे पास ये है मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस वाई कॉमा 0। तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों में जो मैक्सिमम है, ये तो एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, तो x पॉजिटिव होगा y पॉजिटिव होगा, बट डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना, डिफरेंस इसका। लेकिन हमें इन दोनों का मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम या तो 0 आएगा या x माइनस वाई। तो बताओ ये मैक्सिमम 0 कब होगा और x माइनस वाई कब होगा? इन दोनों x ग्रेटर देन वो वाला मतलब x माइनस वाई अगर नेगेटिव हो जाए तो उस केस में कौन सा मैक्सिमम है? 0। तो x माइनस वाई नेगेटिव हो जाए तो मतलब x लेस देन वाई, मतलब y से हो जाएगा, नेगेटिव हो जाए। और अगर x माइनस वाई पॉजिटिव है, चलो इक्वलिटी लगा दो यहाँ पे, तो x माइनस वाई अगर पॉजिटिव है तो इन दोनों का मैक्सिमम x माइनस वाई ही रहेगा। यही चीज है कि इन दोनों का मैक्सिमम चुनना है मुझे। जब ये नेगेटिव है तो मैक्सिमम 0 है इन दोनों का, जब ये पॉजिटिव है तो मैक्सिमम पॉजिटिव वाला नंबर आएगा। तो देखो यहां से ये z फिर से मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल हो गया। z इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो आओ ट्राई करते हैं। सो एक तो सिंपल सा है कि प्रोबेबिलिटी z बराबर 0 निकाल लो, है ना। इस तरह क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में भी काफी है ना, कुछ मॉक टेस्ट आई थिंक कर रहे थे 10 11 सब में था। एक्सपेक्टेशन से आता है एक्सपेक्टेशन। हाँ, तो यहाँ पहले तो वो निकालना पड़ेगा हमें, z बराबर 0। बताओ क्या आएगा? z की वैल्यू 0 कब है? जब x माइनस 1 हाँ, जब x माइनस, है ना, बात वही है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 x माइनस वाई 0 जब x लेस देन इक्वल टू y है, और x माइनस वाई जब x मोर देन y है, बात बराबर है। तो ये 0 कब है z की वैल्यू? जब x लेस देन इक्वल टू y है। तो z 0 है जब x लेस देन इक्वल टू y है, और x y दोनों कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल है तब भी और एक्सपोनेंशियल नहीं होता तब भी आंसर हाफ ही आता, क्योंकि अभी हमने पिछले क्लास में रिजल्ट देखा था कि y2 लेस डबल इंटीग्रेशन से किया था तो तब भी हाफ ही आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि ये इन जनरल थ्योरम है ना। अभी पिछले तुम क्लास में थे ना, पिछले क्लास में यूज किया ना मैंने कि y2 लेस देन इक्वल टू y1, वहां बस ये लिखा था कि y1 y2 आर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो एक दूसरे से कम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ ही होगी। करके देख लो, प्रूव करना है। देखो डबल इंटीग्रेशन से करो तभी आंसर यही आएगा। प्रोबेबिलिटी x लेस देन y निकाल देता हूं, इक्वल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ लिमिट क्या लोगे? 0 से y तक ले लेंगे x की। x लेस देन y है तो x लेस देन y है ना, तो जैसे यहाँ 0.10 है तो यहाँ x तो मोर देन y है, तो ये वाला रीजन है, क्या ही फर्क पड़ता है। तो चलो x की लिमिट लो, ये y बराबर x है, तो यहाँ y बराबर 0 है ना। एक मिनट, y एक्सिस है, x बराबर 0 है, y एक्सिस x बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 से लेके y
x की वैल्यू 0 से y और y की वैल्यू है ना, तो यहाँ x इज इक्वल टू वाई है, ये समझो। और x सर वो हो गया सर, मैंने जो पीडीएफ था वो सिर्फ एक का लिखा था, बस इससे वजह से। तो ज्वाइंट लिखना है ना हमें, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ज्वाइंट, ये दो रैंडम वेरिएबल है ना, तो ज्वाइंट पीडीएफ लिखना पड़ेगा मुझे। तो ज्वाइंट पीडीएफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ, जो ज्वाइंट पीडीएफ है वो मार्जिनल का प्रोडक्ट है। तो सॉल्व करो, ये हाफ ही देगा, तो ये हाफ आ जाएगा। तो इन जनरल थ्योरम है, तो ये हो गया। तो यहां से ये पता चलता है कि एक तो ये ओके है ना, तो ये गलत है, ये चीज है। तो ए सही है तो सी गलत है। अब बी डी में से वही एक ट्रू एक फॉल्स होगा, सेम ही चीज पूछ रहा है, तो या तो बी ट्रू होगा डी फॉल्स होगा, डी ट्रू होगा बी फॉल्स होगा। अब यहाँ पे ये है, या तो मैं प्रूफ करूं अलग से, तो अलग से एक बार ट्राई करता हूं, वरना एक सिंपल सा अप्रोच ये भी है इसका कि जस्ट तुम्हारे पास क्या है, अगर ये मैक्सिमम का स्कोप कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता हमारे पास कि मान लो मैं ले लेता हूं तत्काल W ले लेता हूं, W इज x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? लाप्लास। हाँ, तो ये आपका डबल एक्सपोनेंशियल या लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो डबल एक्सपोनेंशियल में पीडीएफ क्या होगा? डबल एक्सपोनेंशियल या लाप्लास, लाप्लास में पैरामीटर क्या लिखूं यहाँ पे? आई थिंक आता है 1 बाई लैम्डा और क्या मीन, तो इसका 0 हो जाएगा, तो 0,1 बाई लैम्डा ये वाला है। देखो जरा पीडीएफ क्या आएगा इसका, एफ ऑफ डब्ल्यू मान लो इन टर्म्स ऑफ कोई वेरिएबल लिख लो, टी के टर्म में लिख लो। तो लाप्लास का पीडीएफ क्या आता है, देखो उसके टर्म में पीडीएफ लिखो, देख के बताओ डबल एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ क्या 1/2b, 1/2b होता है ना, तो ये b है, ये म्यू है, b है 1/2 lambda into e की पावर माइनस lambda x, e की पावर माइनस lambda mod of x। हाँ मॉड x माइनस म्यू अपॉन b है ना, माइनस में, तो x माइनस म्यू, तो x तो 0 है, तो यहाँ t के टर्म में लिख रहा हूँ, तो t माइनस 0 का मॉड अपॉन म्यू, b या 1 बाई लैम्डा, तो ये लैम्डा उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। Yes, sir. तो कहने का मतलब ये हो गया आपका माइनस लैम्डा मॉड टी, टी इज अ रियल नंबर, ठीक, ये पीडीएफ होता है। अच्छा, इसका सीडीएफ क्या आता है? बताओ देख के सीडीएफ बताओ, दो पार्ट में आता है ना सीडीएफ इसका, तो म्यू से देखते हैं जरा, इसके मीन से देखते हैं। देख के बताओ, डिराइव किया हुआ है 1/2 e to the power x minus mu by 2 b by b रुको where x is इसको हटाता हूँ। हाँ 1/2 e to the power हम्म x minus lambda by b x माइनस लैम्डा बाई बी, x माइनस लैम्डा मतलब म्यू, ठीक है तुम बोलो जो समझ आ रहा है। तो यहाँ पे t माइनस 0 बाई बी, तो मतलब ये लैम्डा बाहर हो गया। हाँ when x is रुको रुको, ये आएगा e की पावर माइनस लैम्डा t, हाँ कब, जब x less than mu x लेस देन म्यू, तो म्यू यहाँ कोई बात नहीं, म्यू यहाँ 0 है, तो आपका t लेस देन 0। हाँ मैं t के टर्म में लिख रहा हूँ। 1 minus होगा। हाँ तो आप जो बता रहे हो वही बताओ, फिर मैं अपने हिसाब से चेंज कर लूंगा। हाँ क्या 1 माइनस ये सेम चीज, यस सर, सेम यही होता है ऊपर वाला। देखिए साइन का देख लो, साइन का डिफरेंस हो सकता है, चेक करो, ऊपर वाला माइनस नहीं होगा। माइनस नहीं आएगा। तो आपके केस में यहाँ पे क्या है, z के बारे में सोचो, ये x माइनस वाई जो है z की वैल्यू है जब z क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, जेडिथ है ये, तो z बराबर मैक्सिमम x माइनस वाई 0, तो ये x माइनस वाई है कब, जब x माइनस वाई पॉजिटिव है,
तो मतलब जब ये पॉजिटिव है z तो मतलब ये z ही हो गया, मतलब जब पॉजिटिव है तो ऐसे भी z की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 है, तो एक केस में इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहां पे होगा क्या, तो ये कौन सा वाला ऑप्शन है, तो जब हमारा पॉजिटिव है z, तुम्हें समझ आया ना, x माइनस वाई पॉजिटिव है, तो ये z का जो रेंज है यहाँ पे z तो मोर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इक्वल टू 0 पे हाफ है प्रोबेबिलिटी, वो तो हो गया। तो इसका CDF जब लिखोगे तो ये वाला केस बनाएगा नहीं। तो एक तो ये है, एक प्रॉपर प्रूफ लिखने का है। चेक करो आंसर क्या दे रखा है, आंसर की में चेक करो ऑफिशियल। यही है। अच्छा, तो हमने क्या किया, ये चूंकि हमारा z नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इस केस में जो हमारा z है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 0 या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में है, तो जब ये पॉजिटिव में है तो यही वाला CDF बन के आ जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि मैं प्रॉपर इसका CDF निकालूं। जैसे तुम्हें याद होगा जब मॉक टेस्ट का डिस्कशन कर रहे थे, मैं इसका कई बार डाउट क्लास में कई लोगों ने पूछा है, जैसे मैक्सिमम ऑफ x, θ/2 था, या मैक्सिमम x, 0 है, या मिनिमम x, 0, तो ऐसे फंक्शंस का मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन से PDF और CDF कई बार निकाले हैं। तो उसी तरीके से मैं इसका PDF और CDF ट्राई कर सकता हूं। तो ये है कि अगर दूसरा अप्रोच से मैं प्रॉपर CDF फाइंड करूं इसका, तो ये एक तरीके से सॉल्व हो गया है। दूसरा तरीका, तुम्हें अगर ये याद नहीं है, जैसे वो अभी, क्योंकि मुझे भी याद करना बड़ा मुश्किल काम लगता है, मैं एग्जाम से पहले चीजें याद करता हूँ, जरूरत है ना, वैसे वो है, तो तुम्हें तो याद रखना पड़ेगा, एग्जाम तुम्हें देना है तो वो चीजें, तो वैसा है कि तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ से अगर मैं ये डिराइव करूं तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू z, स्मॉल z। अब इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ, दो पार्ट में ब्रेक करूंगा तो फिर से इंटरसेक्शन लूंगा मैं, z लेस देन इक्वल टू z इंटरसेक्शन, ये दो पार्ट है मेरे पास, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा x y, तो या तो x माइनस वाई, या इसको ब्रेक करता हूँ, ये बात वही है, x लेस देन इक्वल टू y का मतलब x लेस देन इक्वल टू y है और x मोर देन y है। अब इसके हिसाब से अभी मैं क्या लेके चल रहा हूं, तो अभी मैं मान रहा हूं z यहाँ हमारा, z अगर पॉजिटिव है ना, चलो तो देखो जरा, प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू z, तो जब x लेस देन इक्वल टू y है तो z की वैल्यू कितनी है, 0, सो 0 लेस देन इक्वल टू z, कैपिटल Z और स्मॉल z समझ पाओगे ना। एक तो मेरा राइटिंग ऐसे खराब है कि तुम्हें डिफरेंस दिखेगा भी नहीं, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं t ले लेता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। तो जो मैं z लिख रहा हूँ वो एक्चुअली कैपिटल Z है, जहां भी z लिख रहा हूँ वो कैपिटल Z है, और यहाँ मैं इसको t के टर्म में लिख देता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल Z की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है, कब, जब x लेस देन इक्वल टू y है, इंटरसेक्शन x लेस देन इक्वल टू y प्लस प्रोबेबिलिटी ये z है ना, तो जब x मोर देन y है, जब x मोर देन y है तो z की वैल्यू x माइनस वाई है, तो z को x माइनस वाई रखेंगे, ये चीज होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा है ना, यहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल है, तो जाके सीधा सीधा ये निकल के आ जाएगा। देखो, तो चूंकि तुम्हें पता है कि सपोर्ट, इसका z का सपोर्ट है ना, जो CDF का स्टैंडर्ड वे क्या होता है लिखने का, जैसे मैं अगर z का ही CDF लिख रहा हूं यहाँ पे t के टर्म में ही मान लो, तो स्टैंडर्ड वे क्या है कि z का जो सपोर्ट है, हमारे केस में जो सपोर्ट है z मोर देन इक्वल टू 0 है, तो जब ये t लेस देन 0 होगा तो ऑब्वियसली 0 होगा। अब t जब मोर देन इक्वल टू 0 है तो क्या है, ये मुझे डिराइव करना है ना, तो ये मुझे डिराइव करना होगा, तो इक्वल टू 0 पे तो हाफ है, तो ठीक है। देखो, तो अभी मैं मान के चल रहा हूं z मेरा पॉजिटिव है, मतलब यहाँ जो रेंज में ले रहा हूँ z t का, ये पॉजिटिव t के लिए मैं फाइंड कर रहा हूँ, जब t मेरा पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो उसके लिए मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो ये जो z था उसको t लिखना पड़ेगा ना। बताओ, तो ये मैंने t को पॉजिटिव लिया है, तो t मोर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो मोर देन इक्वल टू लगा सकते हो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, t मोर देन इक्वल टू 0,
अरे मैं टी मोर देन इक्वल 0 के काम कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे इसके लिए चाहिए ना। तो यहाँ पे 0 पॉजिटिव भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। तो ये मैं ये पूछ रहा हूँ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या लिखूं मैं? बोलो भाई। 0 होगा सर। ये किसके इक्वल है? ये एम्प्टी सेट है या देखो दो ही केस है, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो ये सैंपल स्पेस के इक्वल है, फॉल्स है तो ये एम्प्टी सेट के इक्वल है। तो ये अभी क्या है, मैंने टी पॉजिटिव लिया है ना, तो ये क्या है, ट्रू ही तो है। टी मोर देन इक्वल टू 0 कह रहा है, 0 लेस देन, सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस का इंटरसेक्शन इसके साथ, तो क्या आएगा? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो अभी x मोर देन y है, तो इसको एक मिनट ठीक से लिखता हूं, x लेस, इसको उधर भेज दो, तो लेस देन इक्वल टू t प्लस वाई इंटरसेक्शन x मोर देन y, और इसकी वैल्यू कितनी है प्रोबेबिलिटी? ये हाफ है, प्लस अब यहाँ देखो t कह रहा है कि लेस है t प्लस वाई से और x मोर देन है y से, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? यही आएगा, ठीक है। तो हाफ प्लस, अब यहां फिर से ध्यान दो, यहां दो रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, तो यहां मुझे करना पड़ेगा डबल इंटीग्रेशन, इसका ज्वाइंट पीडीएफ लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा वाई dx dy। बताओ x की लिमिट क्या लूं? देख तो रहा है y टू t प्लस y, और y की लिमिट क्या लेंगे? 0 से जो सपोर्ट है y का है ना, करो इसको इंटीग्रेशन, तो इसको इंटीग्रेट करोगे वही आंसर आएगा जो ये ऑप्शन में दे रखा है, सीधा सीधा डायरेक्टली आंसर आएगा यही वाला, करके देखो इंटीग्रेशन। ये दूसरा तरीका था कि तुम्हें अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे करो, इसको इंटीग्रेट करो और ये बिल्कुल वही आएगा जो ऑप्शन है डायरेक्टली, मतलब ये जो भी क्वांटिटी आएगी वो यहाँ लिखना है आपको, तो यहाँ जो आया था वही जो आंसर है वही आएगा कि 1 माइनस लैम्डा टी, यही आएगा सीधा, यही था ना, क्या था 1 माइनस हाफ e की पावर माइनस लैम्डा टी ना। तो 1 माइनस हाफ है ना, तो ये तुम्हें सीडीएफ याद रखना है, डबल एक्सपोनेंशियल का सीडीएफ क्या होता है। जो भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने पहले बता रखा है कि जो भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में जिसका नाम लिखा हुआ है तो उसका नेम, सपोर्ट, पीडीएफ, सीडीएफ, एमजीएफ, मीन, वेरिएंस याद रखना पड़ेगा आपको। याद नहीं रखो, क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया तो वहां फिर गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो हो जाएगा, इसको कर लो इंटीग्रेट, आ जाएगा सीधा सीधा, तो इससे सॉल्व कर लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 36 हो गया, 36 का 39, तो 39 जो है ये बोल रहा है कि x1 x2 xn be a random sample from uniform थीटा 0, ठीक, जहां थीटा नेगेटिव है, tn है मिनिमम एक्साइज का, मतलब tn इज द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, then which of the following sequence of estimator is are consistent। तो MLE निकाल लो, MLE क्या होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, इट विल वर्क, तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए MLEs आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, मतलब कोई भी गिवन पीडीएफ होगा उसके लिए वर्क करेगा। सो x1 x2 xn भी रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म, ठीक है ना जी। बताओ इसका एमएलई क्या आता है, इसका पीडीएफ आएगा 1/0 माइनस थीटा, जब xi की वैल्यू है थीटा से 0, ठीक है ना, क्योंकि थीटा नेगेटिव है इसीलिए, तो यहां से लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे
तो 1 अपॉन माइनस थीटा की पावर n, और यहाँ थीटा इक्वलिटी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो थीटा इज लेस देन इक्वल टू एक्साइज, क्या आ जाएगा, थीटा लेस देन इक्वल टू, यहाँ से इंटरसेक्शन क्या आएगी इसकी, थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि थीटा लेस देन एक्साइज, थीटा लेस देन इंटरसेक्शन ऑफ ऑल, मतलब मिनिमम से भी छोटी होगी। तो यहाँ से रेंज आ गई इसकी थीटा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इसको ब्रेक करोगे तो ये फंक्शन थीटा के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा? सर नेगेटिव साइन की वजह से तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। हाँ, क्योंकि थीटा नेगेटिव, तो जो भी हो यहाँ से एमएलई जो आएगी थीटा की, वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगी, ठीक है, मैक्सिमम एक्चुअली, क्योंकि नेगेटिव थी ना। तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। तो ये फंक्शन द इंक्रीजिंग होगा ये, क्यों, सिंस, अब तुम चेक करो एल डैश थीटा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ थीटा नेगेटिव है, क्योंकि थीटा क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा नेगेटिव है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो राइट एंड पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा मुझे, तो मतलब वही मैक्सिमा इज द एमएलई। तो एमएलई आ गया। अब एमएलई कंसिस्टेंट होता है, तो देखो, तो एमएलई इज कंसिस्टेंट, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। तो पहला ऑप्शन तो ओके है। अब बताओ, मतलब यही टीएन है ना, तो पहला ऑप्शन है कि टीएन कन्वर्जेस, मैं इसके लिए बात, इसको टीएन लिख रहा हूं, थीटा वो यहां से आया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बी जो है Tn माइनस 1, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, इन प्रोबेबिलिटी, ये ऑप्शन कहाँ कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी, हाँ, थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर सी ऑप्शन जो है Tn प्लस 1/n, तो Tn प्लस 1/n कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा प्लस 0, मतलब थीटा। एंड अगेन यहाँ पे है डी ऑप्शन, Tn minus 1 minus 1/n square, this converges in probability to theta minus 1। तो मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देना है, जहां भी n है उनको इन्फिनिटी रख दो। तो यहाँ से आपको दिख रहा है a सही है और c सही है, b और d गलत है, क्योंकि यहाँ थीटा माइनस 1 आ रहा है। अब मुझे किसका कंसिस्टेंट डेसिमीटर चाहिए था, थीटा का, तो ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट है, a और c, देख लो। तो यहाँ यूज किया हमने एमएलई इज कंसिस्टेंट फॉर द स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। वो रेगुलरिटी कंडीशन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारे लेवल पे यू कैन अज्यूम ऑल एमएलईज आर कंसिस्टेंट, है ना, बट इन जनरल हालांकि है ना, प्रूव्ड नहीं है स्टेटमेंट ये, तो बट इट विल वर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट, तो क्या आंसर क्या दे रखा है, नो सर वो तो ठीक है, हो गया ना, हाँ 40 बोल रहा था। अच्छा, किसमें अगला क्वेश्चन कौन सा है, 39 बाद 40 है, अच्छा 40 कह रहा है कि हाँ, सो दिस बोल तो रहा, देखो ना, ये सिंपल वर्सेस सिंपल है, तो सिंपल वर्सेस सिंपल में क्या पूछा है इसने पूछा है कि द मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट फॉर ईच वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा तुम कुछ भी ले लो, मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि ये सिंपल वर्सेस सिंपल है। तो इसमें तुम्हें एक क्रिटिकल रीजन मिलेगा ही नीमन पियर्सन लेमा से, और जो सॉरी लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, है ना, एक क्रिटिकल रीजन मिलेगा तुम्हें लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन आएगी, दैट क्रिटिकल रीजन इज द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। तो
अल्फा तुम कुछ भी ले लो, चाहे 5% लो, 4% लो, 10% लो, 20% लो, 50% लो, स्टिल अल्फा की वैल्यू कुछ भी ले लो 0 से 1 के बीच, हर अल्फा के लिए एक यूनिक क्रिटिकल रीजन मिलेगा जो कि मोस्ट पावरफुल होगा। तो ठीक है पहला सिंपल नहीं होता तो, हाँ सिंपल नहीं होता तो हाँ, तो उसमें कुछ नहीं कह सकते है ना। सिंपल वर्सेस कंपोजिट में उसका कोई डायरेक्ट ऐसा कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है नहीं, फिर वो आगे गेट में वो चीज़ आती है कि चेक करना होता है लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन है कि नहीं है, फिर बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया है, अनबायस्ड टेस्ट एंड ऑल दैट। तो आपके एग्जाम में जो होगा तो सिंपल वर्सेस कंपोजिट है तो जरूरी नहीं है कि मोस्ट पावरफुल मिलता ही हमेशा, ये है। तो वो इन जनरल कोई डायरेक्टली रिजल्ट नहीं है, फिर उसके लिए देखना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फैमिली का है ये, हालांकि तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का है तो लैम्डा मोर देन समथिंग या लेस देन समथिंग के लिए एग्जिस्ट कर जाएगा, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और कोई डाउट है इसमें? ओके सर, नो सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 41 41 में क्या है, √n+1 √n+2 √n+n। तो पहले एक काम करो, 1/n को बाहर करो, इस √n को सब में डिवाइड कर दो, हर टर्म में डिवाइड कर दो, तो ये कहीं ना कहीं वो जो फॉर्मूला है उस पर फिट हो जाएगा। तो ये पहचानना पड़ेगा, इस तरह क्वेश्चन क्या है ना, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन बनाएगा, है ना, ये इंटीग्रेशन पे फिट होगा ये, कि वो जो लिमिट, हाँ लिमिटेड सम वाले फॉर्मूले पे, तो वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि ऐसा k/n का फॉर्म तो नहीं बन रहा, इसीलिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको आप ब्रेक करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो 1/n बाहर रख लो, अब इस सबके डिनोमिनेटर में √n कर दो, इस तरह से, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो जब रूट कॉमन लोगे तो ये रूट में रहेगा 1 + 1/n, रूट में 1 + 2/n डॉट डॉट डॉट, रूट में 1 + n/n, है ना, 1 + 1 हो जाएगा। तो ये आ गया, क्योंकि मुझे फॉर्म में लिखना है तो हमें फॉर्मूला जैसा बनाना पड़ेगा, तो समेशन √1 + k/n k from 1 to n, ये हो गया, और k from 1 to n है, तो यहाँ से लिमिट n टेंस हो गया, तो ये 1/n, ये जो समेशन है वो इंटीग्रेशन बनता है, और √1 + x 1/n dx बनेगा, 0 से 1, इसको इंटीग्रेट कर दो, हो जाएगा 1 + x⁻³ अपॉन 3/2, ये फॉर्मूला है ना, तो 0 से 1 में इसको पुट कर लो, तो 1 पुट करोगे तो 2⁻³ - 1 अपॉन 3/2, ठीक है जी, देख लो क्या आंसर आया, यही आंसर है। हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आगे जो है 42 कह रहा है कि ये आपके पास कि f(0) से r में एक फंक्शन है इस तरीके से कि fx - fy का जो मॉड है वो ऐसा है, तो एक काम करो, इसको पहले डिवाइड कर दो x - y से, तो ये क्या बचेगी, जब x - y से डिवाइड कर दोगे तो इधर बचेगा x - y की पावर 4/3 - 1 1/3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जहां मॉड दिया हो तो क्या करना, मॉड x - y डिवाइड, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो f' का डेफिनेशन होता है ना,
fy minus fx अपॉन y minus x where y tends to x। तो ये डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है? हाँ एमबीटीवी है, या सिंपल तुम डेफिनेशन यूज कर लो यहाँ से। तो डेफिनेशन क्या होता है? h टेंड्स टू 0, यही होता है ना, f ऑफ x प्लस h माइनस x अपॉन h, ये होता है। तो इसी को तुम ऐसा भी तो लिख सकते हो तुम, लिमिट y टेंड्स टू x f ऑफ y माइनस f ऑफ x अपॉन y माइनस x। क्या दिक्कत है? क्या किया मैंने? h को रख दिया y माइनस x, मतलब y बराबर x प्लस h, तो x प्लस h का नाम y रख दिया। सेम चीज है, इसका मॉड लगा दो, मतलब मॉड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जब तुम हाँ बात कैसे ये यूज कैसे करना है? हाँ रिपीट करो कैसे? ये 0 to fx है, ये यूज कैसे करना है ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ तक तो कर लिया था। अच्छा ओके ओके, तो अभी हो जाएगा। देखो अब तुम्हें बोला है कि वो कैसे यूज कभी दिख जाएगा। चलो इसमें लगाओ, दोनों तरफ लिमिट लगाओ, लिमिट y टेंड्स टू x या x टेंड्स टू y, तो क्या बनेगी? ये लेफ्ट साइड क्या बनेगी? मॉड f डैश x बनेगा, और राइट साइड 0, क्योंकि मैंने क्या किया, दोनों तरफ y टेंड्स टू x लगा दिया बोथ साइड। एक तो ये बन गया, तो आपका ये f डैश x बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास 0 हो गया। अब मॉड लेस देन 0 होने का क्या ही मतलब है? नेगेटिव हो सकता है क्या? तो इसका क्या मतलब है? ये 0 ही होगा, दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मॉड्यूलस है ना, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये मॉड 0 ही होगा, और 0 ही होगा मतलब f डैश x 0 होगा। और f डैश x 0 कब होता है? fx कांस्टेंट फंक्शन जब fx कोई कांस्टेंट है। अब जो तुम पूछ रहे थे कैसे पता चलेगा, मतलब अब इसका क्या करना है, तो अब इसका काम आ गया, fx को कांस्टेंट रख दो, यहाँ से कांस्टेंट मिल जाएगा। क्या आया कांस्टेंट? fx को k रखो, k क्या मिला? 0 से 2 रे k dx है भाई। बताओ यहाँ से k कितना आया? 1/3 आ गया, तो k आपका 1/3 आ गया। तो यहाँ से मुझे फंक्शन मिल गया इसका मतलब, तो इसका मतलब मुझे फंक्शन भी मिल गया कि fx बराबर 1/3। अब 1/3 को x से मतलब ही नहीं है, x क्या है, तो रख दो। तो ये आ गया समेशन 1/3 k फ्रॉम 1 से 2019। क्या आ जाएगा सम? अब यहाँ x तो है, k तो है ही नहीं, तो 1/3 को ऐड करो 2019 टाइम, तो मतलब ये आंसर है। चेक करो। सर ये जो k की वैल्यू 1/3 है, फंक्शन हम डायरेक्ट रखेंगे तो ये f ऑफ 3 नहीं होगा ऐसे करके? कौन सा? हमने k की वैल्यू 1/3। क्या ही फर्क पड़ता है, कांस्टेंट है ना। अरे इस k से इस k को कोई मतलब, रुक जाओ, इस k का उस k से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में जो k यूज हुआ है और जो मैंने k यूज किया उसका कोई रिलेशन नहीं है। तुम कुछ नया नाम ले लो, c रख लो इसको, तो यहाँ c रख लो, यहाँ c रख लो, ठीक है। अब देख लो, ये जो मैंने k यूज किया था वो उससे कोई रिलेशन नहीं है। अब fx 1/3 है, तो f ऑफ 1/x भी 1/3 ही होगा, क्योंकि 1/3 को x से थोड़ी मतलब है, तो कांस्टेंट है। तुम x को कुछ भी कर दो, 1/3 को कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो तो x से फ्री है। बताओ भाई, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्या हो गया? 45 एंड 47। कराएगी, two paired dice are tossed independently, it is found that one face is odd and other face is even। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि sum of sum is less than 6 equals? तो हाँ जी, एकता आपका माइक ऑन है, तो यहां से ठीक है, क्या आ जाएगा?
तो वो सैम्पलिश में सुना जाता है उसका, वहाँ से देख सकते हैं। तो सिंपल है ना, एक टू फेयर डाइस को टॉस किया इंडिपेंडेंटली, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका, 1 1 से लेके 6 6 तक। अब बता दिया आपको, गिवन है कि एक फेस ऑड है और दूसरा फेस इवन है, तो ये इवेंट एफ दे दिया कि 1 इज ऑड एंड अदर इज इवन। ध्यान रखना यहां लिखा है 1 इज ऑड अदर इज इवन, ऐसा नहीं लिखा कि फर्स्ट इज ऑड सेकंड इज इवन, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज हो गया, ठीक है ना। तो 1 इज ऑड अदर इज इवन, तो हो सकता है पहला और दूसरा इवन या पहला इवन दूसरा ऑड, दोनों केस है यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज लेस देन 6, तो ई इवेंट है सम इज लेस देन 6, ठीक है। तो सम इज लेस देन 6, क्या बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्लास 12 का क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये सब एग्जाम में छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है। जैसे बहुत लेंदी क्वेश्चन जो आता है सब बहुत, है ना, वर्ड प्रॉब्लम जहां काउंटिंग बहुत ज्यादा हो, जो आपको लगे डिफिकल्ट है, स्किप करो उसको इनिशियली, क्योंकि टाइम किल होगा, टाइम और तो जो इस तरह क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या करना है आपको, आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F ये निकालो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F फाइंड करो, आप क्या होगा। तो फॉर्मूला तो पता ही है आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F क्या है, तो यहाँ ऐसे आउटकम है जहाँ एक ऑड एक इवन है, और यहाँ ऐसे आउटकम है जिसका सम 6 से कम है। तो इंटरसेक्शन में कितने, अच्छा देख लो दोनों में ऐसे कितने आउटकम है जो दोनों में आएंगे, तुम काउंट भी कर सकते हो, आउटकम बहुत ज्यादा होंगे ही नहीं। एक मिनट, क्या क्या आएगा, जैसे 1 2 2 1 हो सकता है ना, 1 4 1 4 4 1 4 1 2 3 3 2 2 3 3 2, एक और एक इवन ऐसे बनाने हैं, सम लेस देन 6 हो गया, इतना ही होगा, ठीक है जी। चलो 1 2 1 4, और फिर ऐसे ही 2 से करो 2 1 2 3 एंड 3 से 3 2 3 4 3 4 तब नहीं ले सकते क्योंकि 3 4 का सम 7 हो जाएगा, 3 4 नहीं ले सकते। सम लेस देन 6 इंटरसेक्शन, तो 6 आ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 6 अपॉन टोटल 36 है, ठीक है ना। इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी 6 अपॉन 36 F। अब F में काउंट कर लो कितने हैं, तो F में क्या लग रहा है कितने होंगे, 18। आधा हो जाएगा ना, हाँ हाफ हाफ हो जाएगा, कि एक ऑड एक इवन, तो उसमें वो छूट जाएंगे जो दोनों इवन दोनों ऑड वाले छूट जाएंगे, है ना। सो बोथ ऑड बोथ इवन वाला जैसे हो गया कि, या काउंटिंग भी लगा सकते हो तुम चाहो तो, कि यहाँ पे जब ऑड है तो यहाँ इवन होगा, है ना, उस तरीके से। तो जैसे 1 के साथ 1 2 1 4 1 6 ये पॉसिबल है, 2 के साथ फिर 2 1 2 3 2 5 ये हो गया, ऐसे कर करके 18 आ जाएगा ना। तो टोटल आपके पास F में जो एलिमेंट्स आएंगे इस तरह के आएंगे, एक ऑड एक इवन, तो 1 2 1 4 1 6, टोटल 6 था, बस 3 आउट हो गया, ऐसे कर करके लिखो 18 आ गए, तो 18/36 ये कैंसिल हो गया, तो 6/18 6 3 18, चेक कर लो, ओके ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं, और भी अप्रोच हो सकता है, एक अप्रोच ये है। ये 45 है, 45 के बाद 47, 47 क्या है कि इन अ प्रोडक्शन लाइन ऑफ अ फैक्ट्री ईच पैकेट कंटेन्स 4 आइटम। अच्छा,
तो इन अ प्रोडक्शन लाइन ऑफ अ फैक्ट्री ईच पैकेट कंटेन 4 आइटम, एक पैकेट में 4 आइटम है। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट 20% ऑफ द प्रोड्यूस आइटम आर डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 20% है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, कोई भी एक आइटम डिफेक्टिव होगा 20/100, नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड बोल सकते हो उसको, वो 80/100 है। अ क्वालिटी मैनेजर inspect each item in a packet and approves the packet for shipment if at most one item in the packet is found to be defective। तो उस पैकेट को अप्रूव किया जाएगा, शिपमेंट मतलब मान लो भेजने के लिए या सेलिंग के लिए जो भी है ना, तो अप्रूव किया जाएगा किसी भी बॉक्स को सेलिंग के लिए अगर उसमें एटमोस्ट 1 आइटम डिफेक्टिव है, मतलब मैक्सिमम एक आइटम डिफेक्टिव हो। बॉक्स में कितने आइटम है? 4। ओके, तो देखो अगली लाइन पढ़ने से पहले अगर मैं पूछ लूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है एटमोस्ट 1 आइटम इन अ बॉक्स इज डिफेक्टिव, ये जरा बताओ मुझे। ज्यादा से ज्यादा एक डिफेक्टिव हो, तो मतलब 0 या 1, 0 और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, या तो कोई डिफेक्टिव ना हो। तो देखो अभी मैं अगले लाइन पे नहीं गया, पहले मैं यही चेक कर रहा हूं कि कोई बॉक्स अप्रूव कब होगा। तो पता है मैं क्या पूछना चाह रहा हूं तुमसे? तो ये जो प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूं, एक्चुअली ये निकाल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर शिपमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। तो ये इसके इक्वल होगा, ये चीज इसके इक्वल होगा कि कोई बॉक्स अप्रूव होगा, एक बॉक्स है वो शिपमेंट के लिए अप्रूव होगा अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा एक डिफेक्टिव हो, मतलब 0 डिफेक्टिव या 1 डिफेक्टिव। तो एटमोस्ट 1 डिफेक्टिव है इसमें, ठीक है। तो एटमोस्ट 1 आइटम इन अ बॉक्स इज डिफेक्टिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी, अगर मैं x लेके चलूं एग्जांपल के लिए कि x है, तो x बराबर 0 या x बराबर 1, तो यहाँ x क्या है मेरा? तो x मैंने माना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन अ बॉक्स, x है नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन अ बॉक्स। तो बताओ जी x की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? What is distribution of x? बाइनोमियल, कितने आइटम है बॉक्स में? 4, और प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की क्या है? 20%, मतलब 1/5, 1/5। तो इसको यूज करके ये निकाल लो, तो ये आ जाएगा 1x बराबर 0, मतलब कोई डिफेक्टिव ना हो, तो सारे गुड होने चाहिए। तो गुड होने का ये इसकी पावर 4 प्लस इसमें एक डिफेक्टिव अलाउड है, तो 4c1 4, एक डिफेक्टिव अलाउड है 4/5 की पावर 3। तो अभी जो मैंने काउंट किया जस्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं किसी एक बॉक्स में ज्यादा एक डिफेक्टिव होगा, मतलब कोई एक बॉक्स अप्रूव होगा सेलिंग के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं मैं अभी। तो ये अराउंड आ गया 4/5, 4 सेम ही आ गया, मतलब दोनों टर्म का वैल्यू इक्वल है। बताओ 2 टाइम 4/5 की पावर 4, चेक करो, ये है ना। ओके, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कितना आएगा? 4 की पावर 4 कितना होता है? 256 into 4, 256 into 2, 512, यस सर। 512 over 5 की पावर 4, 625, 3001 नहीं 625, 5 की पावर 4, 3125 आएगा ना? हाँ ये आएगा, चेक करो। 5 के पावर 5 3125 आएगा। 25 25 5 125, 625 ही आएगा। 625 ए तुम एक ज्यादा पावर बता रहे हो, एक 5 पावर ले रहे हो, 4 ही है ना, ठीक है। 624 पावर तो 5 का ही होगा, 5 5 5 5 25 का स्क्वायर ना, 25 का स्क्वायर, ठीक है नहीं? वो जो आप बता रहे इसका 5 टाइम बता रहे हो। ओके, तो अभी ये आया
क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक बॉक्स अप्रूव होगा शिपमेंट के लिए। अब पूछा क्या है यहाँ पे, आगे देखो। अब देखो आगे हमसे ये नहीं पूछा एग्जाम क्वेश्चन में, यहाँ पे कुछ और पूछा हुआ है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द 3 रैंडमली इंस्पेक्टेड पैकेट्स, तो अभी हम एक पैकेट पे काम कर रहे थे, अब नंबर ऑफ पैकेट बढ़ गया, तो मतलब ये है, तो अब एक नया रैंडम वेरिएबल आएगा। तो x जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या काउंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव। जो x काउंट कर रहा था नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन अ बॉक्स। अब y जो है ना, देखो यहां फिर से एटलीस्ट 2 आर अप्रूव्ड फॉर शिपमेंट। अब 3 बॉक्स को चेक किया गया, तो यहां नंबर ऑफ ट्रायल 3 है, तो y ले रहा हूं नंबर ऑफ बॉक्स अप्रूव्ड फॉर शिपमेंट। और कितने बॉक्स को चेक किया गया, 3 बॉक्स को। अभी हम एक बॉक्स पे काम कर रहे थे, 1 बॉक्स में 4 आइटम था। तो अब हमें क्या काम करना है, बॉक्स पे। तो बताओ y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। सर 3, 5, 1, 2 बाइनोमियल 3 बॉक्स को चेक किया गया, तो नंबर ऑफ ट्रायल 3 है यहाँ ना, नंबर ऑफ बॉक्स, तो नंबर ऑफ ट्रायल 3 है। 5, 1, 2 ये एंड कोई एक बॉक्स अप्रूव होगा या अप्रूव नहीं होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। जैसे पहले जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे, तो कोई आइटम या तो डिफेक्टिव होगा या डिफेक्टिव नहीं होगा, सक्सेस फेलियर था। अब क्या है सक्सेस फेलियर, या तो अप्रूव होगा या अप्रूव नहीं होगा। तो ये जो हम फाइंड कर रहे थे वो अप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे कि कोई एक बॉक्स अप्रूव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यो यहाँ P बन जाएगा, जो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आया वो इसका P है, इस तरह से। कि यहां से जो प्रोबेबिलिटी आई डबल, मतलब 2 बार बाइनोमियल यूज करवा रहा तुमसे, ये है इस क्वेश्चन में। तो ये आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एटलीस्ट 2 आर अप्रूव्ड, 3 बॉक्स में से कम 2 अप्रूव हुआ है। तो मुझसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 2 बॉक्स आर अप्रूव्ड फॉर शिपमेंट, एटलीस्ट 2, ठीक है। तो निकाल लो प्रोबेबिलिटी y बराबर 2 या y बराबर 3, यही पॉसिबिलिटी है। तो 2 यहां से देख लो, 3c2 तो 3 टाइम, और यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। सो 3c2 इसकी पावर 2 और 1 में से घटा लो इसको, कितने का डिफरेंस है, 3 1 1 113, ठीक है, अपॉन 625 प्लस 3c3y सारे अप्रूव हो गए, तो ये 512 अपॉन 625 इसकी पावर 3। कैलकुलेट करो, देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, इसको कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से। आ जाएगा, कर लो, आंसर मैच हो जाएगा। तो इसमें मैच करना आंसर क्या आएगा, किसी को डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो ये आपका 47 हो गया। नेक्स्ट क्या है, खत्म, और कोई डाउट है कि नहीं। 51 है सर। कौन सा 51, अच्छा, अरे ऊपर है, 51 52 53। तो अच्छा, ये 51 कल वाला क्वेश्चन था नहीं, अच्छा, तो इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कैसे करेंगे, चलो इसने ट्राई किया इसको, देखते हैं। सर ग्रुप में भेजा था कल। अच्छा भेजा था क्या, देखता हूँ।
कोई हो भेजो, एक बार वो क्वेश्चन सॉल्यूशन कर देखता हूँ। यस सर, तब तक वीडियो देख लीजिए। हाईलाइट कर दिया सर। अच्छा ठीक है। अच्छा भेज दिया, देखो तो इसमें क्या किया है कि n टेंस टू 0 कर दिया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन किया गया, मतलब किस तरीके से करो तो इसी क्वेश्चन को रिड्यूस किया जा सकता है कि मान लो 1/n को तुम x रख दो अभी के लिए, तो n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये n हो जाएगा 1/x, ये 1/x e, n को 1/x कर देता हूँ और 1 प्लस x इसकी पावर 1/x। अब x टेंस टू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने कि n को 1/x या x को 1/n कर दिया, तो इससे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया, मतलब अभी मैं यही समझा देता हूँ जो इसने किया। कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, एक अप्रोच ये है, तो यहाँ पे फिर क्या किया, कॉमन ले लो तो, है ना। अच्छा एक्सपेंशन यूज कर लिया फिर, तो यहाँ 1 प्लस इसका पहले एक्सपेंशन यूज किया, तो इसका एक्सपेंशन क्या है, ई तो बाहर है ना, उसका एक्सपेंशन तुम्हारे पास है, तो ये तुम देख लो इसका एक्सपेंशन क्या है। तो ये 1 प्लस x की पावर 1/x, मतलब टेलर सीरीज एक्सपेंशन से कर सकते हैं प्रूफ, है ना। टेलर सीरीज में तो किसी भी फंक्शन का हम जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखा जा सकता है। वो f0 प्लस f' 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल x प्लस f" 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो उस तरीके से ब्रेक करोगे तो ये आपका बन के आएगा, ये आता है e टाइम 1 माइनस x/2 प्लस 11x स्क्वायर बाई 24 प्लस समथिंग या माइनस समथिंग, तो आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो इसको अप्लाई कर लीजिए। तो इसको आगे मैं अगर कंटिन्यू करूं यहाँ पे, तो क्या करते हैं, इसको पुट कर लीजिए। सो जब पुट करोगे इसके जगह पे, तो ये e और e कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से, बीच में क्या माइनस है ना, अच्छा मैंने प्लस लिख दिया है ये, तो यहाँ पे बीच में माइनस है, ये माइनस है ना। तो मैंने बस क्या किया, x को 1/n, x को 1/n या n को 1/x, जब लिख ही दिया, n को 1/x सेम चीज है, तो n को 1/x लिख के फिर सिंप्लीफाई कर लो, तो अब आ जाएगा। और ये e और e यहाँ कैंसिल हो जाएगा ना, इस e को यहाँ बुला लो, तो ये e और e कैंसिल हो गया, तो बचेगा -1/x और 1 माइनस x/2 प्लस 11x स्क्वायर बाई 24 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से आपके पास, तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0, और इसको ओपन करोगे तो 1/x माइनस 1/x प्लस 1/2, ठीक है। फिर आगे ऐसे माइनस 11x/24, और आगे पावर बढ़ते जाएंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो आगे के टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया और ये हाफ बच गया, बाकी 0 हो गया, तो जस्ट हाफ आ गया, है ना, बाकी 0 हो गया। ओके ठीक है, तो यहाँ बस ये है कि टेलर सीरीज एक्सपेंशंस आपको यूज करना पड़ेगा इसका, तो ये याद रखना पड़ेगा, या वहां पे भी डिराइव कर सकते हो टेलर सीरीज एक्सपेंशन f0 प्लस f' 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल x एंड सो ऑन। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्मूले से इसको कर सकते हो। तो हमें डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव कैसे आएगा, लॉग लगा के आ जाएगा ये, नहीं तो दूसरा ऑप्शन एल हॉस्पिटल भी हो जाएगा, तो एल हॉस्पिटल में भी इसी के डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, ये चीज है, तो एल हॉस्पिटल से भी आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ठीक, अगला क्या था 52, तो जो 52 है ये कह रहा है कि फॉर एनी रियल नंबर y लेट बॉक्स y इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू y, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट पता ही है, y माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y फ्रैक्शनल पार्ट है,
तो n बराबर 1 2 3 डॉट 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 x रियल नंबर है, तो f2n जो है ये sin x अपॉन x का बॉक्स है, और f2n माइनस 1, तो मतलब ठीक है ना, इवन इंडेक्स के लिए ये है, ऑड इंडेक्स के लिए ये है sin x अपॉन x। तो पूछ क्या रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 k फ्रॉम 1 टू 10। तो पहले इसकी लिमिट निकाल लो, इसकी लिमिट निकाल लो, आधे आधे टर्म ब्रेक कर दो। तो देखो सो बताओ, यहाँ x टेंड्स टू 0 है, तो sin x अपॉन x क्या होता है? अच्छा, sin x और x में क्या रिलेशन है? sin x और x में क्या रिलेशन है जब x पॉजिटिव है तो? है ना, तो ये x का ग्राफ इधर होगा, 0 पे दोनों 0 होते हैं, अदरवाइज तो sin x छोटा हो जाएगा x से फॉर ऑल x इज पॉजिटिव, है ना, तो ये होता है, तो sin x अपॉन x इज लेस देन 1 फॉर ऑल x इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, तो क्या होगा? तो पहले इसकी लिमिट निकाल लो, और बाकी केस में क्या होगा? बाकी केस में उल्टा, ये आ गया ना यहाँ पे, तो और नेगेटिव के लिए क्या होगा? ये अपोजिट साइन, नेगेटिव में चेक करें बड़ी क्या होगा। नेगेटिव के लिए जैसे तुम्हारे पास है तो x का ग्राफ नीचे आ गया ना, और साइन का ग्राफ ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ से sin x अपॉन x क्या हो जाएगा? मोर देन 1 हो जाएगा। अगर x नेगेटिव है तो चेक करो क्या आएगा। देखो, तो यहां से मुझे अगर फाइंड करना है, पहले सम, ऐसे पूछा गया है सम कर दो दोनों का, तो ये सम क्या होता है? x प्लस ये बॉक्स x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका सम क्या होता है? इस इक्वेशन को ऐड, देखो राइट साइड को लेफ्ट साइड बुला लो, मतलब ये जो राइट में तुम्हारा बॉक्स x दिख रहा है ना, ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन, उसको लेफ्ट साइड बुलाओ, क्या आएगा? अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूं, दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या? y, तो ये यूज कर दो, इससे डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने यही ट्रिक खेले यहाँ पे, यहाँ बॉक्स लगाया है और यहाँ फ्रैक्शन लगाया है, और इसका सम ही तो पूछ रहा है। इसको खोलेंगे तो क्या है, ये जरा ध्यान से देखो, k कहाँ से 1 से 100 है, तो ये क्या है? f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 प्लस f6 f99 और f100, तो इसको पेयर वाइज पेयर में काम करो, 50 टाइम्स हो जाएगा सर, है ना? sin x by x निकलेगा। हाँ, तो ये क्योंकि सबका आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि फंक्शन तो कॉमन ही है, जैसे f2 f4 f6 f8 f10, यहाँ n का कोई रोल तो है ही नहीं, n का कोई रोल नहीं है ना, तो मतलब f2 f4 f6 f100 सेम ही है, f1 f3 f5 f सेम ही है, तो मतलब ये 50 टाइम f1 प्लस f2 हो गया। अब उसमें लिमिट लगाना, अभी मैं बस इसको खोल रहा था, अब लिमिट लगाएंगे, तो तुम देखो f1 प्लस f2 करो, मैं भी पूछ रहा हूं, f1 प्लस f2 ऑफ x, तो दिस प्लस दिस मिलके क्या होगा? sin x तो ये जस्ट तुम्हारा हो जाएगा sin x अपॉन x जब x 0 नहीं है, और 1 जब x 0 है, ये दोनों में सॉरी 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 ना, ऐड कर रहे हैं हम दोनों को, वी आर एडिंग, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, और दिस प्लस दिस, ये क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, उधर बुला लो, तो y हो जाता है, तो ये हो गया। अब जब लिमिट लगाओगे इसमें x टेंड्स टू 0, तो क्या होगा देखो, तो जब तुम यूज करोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 प्लस f2 ऑफ x, तो पता है x टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू 0? सर ये
यार आंसर तो 1 हो जाएगा ना 0 पे। हाँ x नॉट इक्वल टू 0, x टेंस टू 0 का मतलब x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 के, हाँ तो रिलेटेड नेबरहुड बोलते हैं इसको हम। तो ये जस्ट बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x। इसका कोई काम नहीं है लिमिट में, ये एग्जैक्ट है। टेंस टू का मतलब होता है, जैसे मैं बता दूं तुम्हें, ये लिख रहा था ना मैं, x टेंस टू 0, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू, क्या लिखते हो तुम लोग, 0 का नेबरहुड क्या होता है, माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन एक्सेप्ट 0, ये मतलब है फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। तो x टेंस टू 0 का मतलब इफ एंड ओनली इफ x माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन के बीच है, लेकिन 0 नहीं हो सकता x कभी। डिलीटेड नेबरहुड बोलते हैं इसको हम। ये नेबरहुड है और डिलीट कर दिया 0 को, हमने हटा दिया, डिलीटेड नेबरहुड है। तो ये वैल्यू आ गई 1, तो मतलब ये हो गया कि f1 प्लस f2 की लिमिट 1 हो गई, और ये कितनी बार ऐड हो रहा है, 50 बार। तो 50 इंटू 1, तो आंसर इज 50। जिसको डाउट है बताओ। एक का आंसर 1 है ना, तो पेयर वाइज 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 50 पेयर है, तो सबका आंसर ऐड हो गया, तो 50 आंसर आ गया, 50 इज द आंसर। ओके ये 53 में बस लिमिट वाला बता दी, इसमें से जेड के नहीं पता। 53 कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द, ओके तो तो वॉल्यूम ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, देखो फर्स्ट ऑक्टेंट लिख दिया, मतलब x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में अच्छा लिख भी रखा है, बाउंडेड बाय सिलेंडर दिस एंड दिस एंड दिस। देखो तो वॉल्यूम पूछ रहा ना, तो पहले dz लिख देते हैं। तो z की लिमिट क्या है बताओ देख के, यहां z बराबर 2 है, और यहां z बराबर क्या आएगा, 4 माइनस y। हाँ तो 2 से 4 माइनस y, क्योंकि y की वैल्यू यहां से क्या होगी, 0 से 2 में होगी। अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे xy प्लेन की, तो ये 2 है, तो y तो 0 से 2 में होगा, तो y 0 से 2 में होगा, तो z माइनस y 2 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो 2 से 4 माइनस y, ये किसकी लिमिट है, z की, dy dx। तो इसको रहने दो अभी, ये तुम्हारा रीजन r है, बाकी xy में रीजन r यूज करो। तो डबल इंटीग्रेशन, ये आ गया 4 माइनस वाई माइनस 2, कितना आ गया, 2 माइनस वाई dy dx। अब बताओ, ये तो यही तो तुम्हारा रीजन है, प्रोजेक्ट, अच्छा एक मिनट, प्रोजेक्शन ऑन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, z को अगर 2 रख दो तो क्या आएगा, y प्लस z 4 है और z बराबर 2 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, y बराबर 2 आ जाएगा। हाँ y बराबर 2 आ जाएगा। तो y बराबर 2 आ गया, इसका मतलब है y 2 तक होगा, ठीक है। और यहां से भी y क्या ही वैल्यू लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां सिंपली अब उस पे ब्रेक कर लो तुम। तो dy dx को अगर इसका प्रोजेक्शन ले लो तुम, हाँ तो इंटरसेक्शन लिया तुमने, z को था ना, z को 2 रखा, तो y बराबर 2 आ गया, y बराबर 2 तो यहाँ ओके है, इस रीजन में है। तो ये सर एक बार ये एक्सप्लेन कर देंगे, ये डिसाइड कैसे किया कि 2 लोअर लिमिट होगा 4 माइनस y अपर लिमिट होगा, क्योंकि 4 माइनस वाई हमेशा y 4 2 से ज्यादा होगा, 4 माइनस वाई इज मोर देन इक्वल टू 2 y, क्योंकि इस सर्कल में बताओ y की लिमिट क्या होगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4, -2 से 2 तक। हाँ -2 से 2 तक रख के देखो, जब -2 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, और 2 रखोगे तो 2 हो जाएगी। तो 4 माइनस वाई इज ऑलवेज मोर देन 2। तो ऐसे इक्वेशन में वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ से ये आ गई। अब जस्ट इसको ब्रेक कर लो, तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्यों इतना टेंशन लोगे। 2 माइनस x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, r sin थीटा, r dr d थीटा, ये फुल सर्कल है। अच्छा फुल सर्कल, एक मिनट ध्यान रखना, ये भी था यहाँ पे, हाँ ये भी दे रखा है,
तो ये जेड हट गया था भाई, पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये, सिर्फ इतने की बात कर रहा है ये, क्योंकि इसने पहले लिख रखा है फर्स्ट ऑक्टेंट, तो फुल सर्कल नहीं है, जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो जेड भी तो पॉजिटिव है ना, जेड 2 से 4 - y पॉजिटिव वैल्यू लेगा, जेड भी नेगेटिव नहीं लेगा, तो नेगेटिव ले भी नहीं रहा ये, 2 से 4 - y, 4 - y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से आ गया जस्ट रेडियस 0 से, कितना रेडियस यहाँ पे 2, और r 0 से π/2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 0 से π/2, और रेडियस कितना है 0 से 2, क्योंकि 2 रेडियस है वहाँ पे उसका। तो ये हो गया, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, करो। सर एक और डाउट था, हाँ। जैसे कि उस सर्कल के इक्वेशन से पता चलता है y की लिमिट -2 से 2 है, हाँ, लेकिन जब हम z की लिमिट रखते हैं तो हम z को 0 रख सकते हैं, तो y प्लस z में z = 4, इसमें 0 रखते हैं तो y = 4, एक और लाइन आ रही है ना हमारे पास। नहीं, तो वो z = 4 तब रखते जब तुम्हें बोलता है यहाँ पे कि वो xy प्लेन से वहां तक है, यहाँ z = 2 से z = 4 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा तुम्हें। सर जैसे कि आप बताते हैं कि z का हमने वैल्यू रख ली तो z को 0 रख देते हैं। हाँ, वो कब रखते हैं, जब कोई दूसरी इक्वेशन नहीं दे रखी है, जब आप ऐसा होता है कि x + y < समथिंग मोर देन समथिंग, यहाँ तो इन दो कर्व के बीच की बात हो रही है, यहाँ पे तो ऐसा है, ये एक्चुअली इन दोनों को मिलाओ, इसको और इसको मिक्स करो, तो ये क्या है, ध्यान दो, इसको मिक्स करोगे तो ये है z = 2 < कितना 4 - y, यस सर। 4 - y। अब यहाँ z को 0 पुट करो, क्या आएगा, z को भूल जाओ, मैं बोलता हूँ z को भूल जाओ, तो क्या बनेगा 2 < 4 - y, तो यहाँ से क्या इनइक्वालिटी आएगी सर y को इधर ले जाएंगे तो y < 2, यस हो गया, यही तो है यहाँ पे सर्कल में। हाँ, गॉट इट। तो जब ऐसा रहेगा तब कहते हैं कि y को इग्नोर करो, तो जो बचा उसमें लिमिट लो, लेकिन यहाँ जब दो कर्व दे रखा है z के टर्म में, तो उसका इंटरसेक्शन लो, उसका इंटरसेक्शन लेंगे, प्रोजेक्शन ले रहे हैं हम लोग, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन y एक्सिस पे क्या आएगा वो देख रहे थे, तो ये आएगा। ठीक है, तो इससे आ जाएगा, हो गया भाई, सॉल्व करके देख लो, आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट कौन सा रह गया, खत्म, 53 हो गया ना। अब बताओ, बाकी सारे हो गए सबके? हो गए सर, अब कुछ नहीं बचा सर। अच्छा, तो चलो 2019 का पेपर कंप्लीट हो गया, तो 2023, 24 है ना, 23 से लेके 19 तक। अब 2018 के बाद तो सॉल्यूशन बुक भी ड्राइव में भी है और मार्केट में भी अवेलेबल है, क्योंकि मार्केट में सॉल्यूशन 18 तक का ही है, तो 18 तक लोग बुक देख के भी कर लेते हैं। तो मेन चैलेंज यही होता है 19 से 23 वाला, फिर भी अगले क्लास में 2018 का डिस्कशन है, ठीक है। तो 19 तक हो गया, तो परसों जो क्लास होगी अगेन 7 to 9 में, तो उसमें हम 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। कल मॉक टेस्ट 14 का डिस्कशन होगा यूनिट वाइज 14 का, ठीक है। फुल लेंथ स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना दिसंबर में, तो आने वाला है, तो उसमें फुल एक दिन फुल लेंथ, एक दिन यूनिट वाइज, फिर ऐसे करेंगे कुछ दिन बाद, एक एक ऐसे अल्टरनेटिव डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए यही स्टॉप करते हैं, थैंक यू एंड गुड नाइट। बाकी कोई डाउट हो तो बता सकते हो। सर जो टेस्ट का डिस्कस कर सकते हैं, जो 13 टेस्ट है अभी तो पहले मतलब वो जो बोले आप कल, उसमें आधा क्वेश्चन रह गया था, 12 तक ही हुआ था, 13 तक। अच्छा, तो है डाउट तो बताओ, डाउट है तो एक मिनट, टेस्ट खोलना पड़ेगा। हाँ देखो एक बार, या मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, डाउट जिनको होगा डाउट क्लास कर लेते हैं, रुको मैं एक बार पोस्ट कर देता हूँ, तो कि कोई देख लो डाउट, उस 13 के भी डाउट्स डिस्कस